हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार पुलिस वन रक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड का जो 16/6/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है तो यह होता है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। जनसांख्यिकीय लाभांश जो होता है, यह अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत विश्व का सबसे कार्यशील जनसंख्या और युवा जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड नंबर है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो यह ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कब किया था? 1986 ईस्वी में। और पॉकेट वीटो होता क्या है? तो पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक को न तो सहमति देता है और न ही असहमति देता है या अस्वीकृत करता है और न ही उसे लौटाता है, यानी अपने पास रख लेता है। इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण या उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त प्रथम जो था यह गुप्त वंश का महान शासक यानी सम्राट था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम राज्य को शामिल किया गया है। इन 4 राज्यों को शामिल किया गया है भाग 6 के तहत। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और नील दर्पण में किसान की समस्याओं का सचित्र वर्णन या सजीव वर्णन कर सकते हैं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह अजमत अली शाह के पुत्र थे। इनके क्या थे? यह पुत्र थे अजमत अली शाह के। अगला क्वेश्चन है कि हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण जो है यह PSLV C-43 यान से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और हाइसिस का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी पूछा जाता है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट होता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट होता है। अगला क्वेश्चन है 2019 का है, ये पूछा गया। तो 2019 का इसमें करंट अफेयर भी पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो महिला एकल विजेता कौन है? तो नाओमी ओसाका है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, इसे घोषित किया गया, यह कहाँ पे है?
तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शेखपुरा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक क्या है? तो घातक जो है यह चालक रहित विमान है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चालक रहित विमान। और आप लड़ाकू विमान में कंफ्यूज मत होइएगा, यह चालक रहित है, न कि लड़ाकू विमान है, दोनों है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चालक रहित विमान। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो यह रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ील शहर को घोषित किया गया। किस शहर को? तो ब्राज़ील शहर को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? तो मूल संविधान में कितना भाग था? तो 22 भाग था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 22 भाग। और वर्तमान में जो है 25 भाग हो गया। वर्तमान समय में कितना भाग हो गया है? 25 भाग, और 465 अनुच्छेद हो गया है, और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग पूछा है, तो यह सिलचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिलचर। सिलचर कहाँ पड़ता है? असम में। और पूर्व पश्चिम गलियारा में अगर पश्चिमी भाग पूछे, पश्चिमी भाग कौन सा है, तो यह हो जाएगा गुजरात का पोरबंदर। गुजरात का कौन सा जगह हो जाएगा? पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका देश में स्थित है, और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, और भारत में तो जानते हैं कांडला है, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह है, एन्नौर है, और ये जो है म्यांमार में भी एक बड़ा फेमस बंदरगाह है, जिसे सितवे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सितवे बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? सितवे बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 44। विकल्प के अनुसार 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो यह 0.35% भाग पर अति सघन वन है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो 2012 ईस्वी में। रंगराजन कमेटी जो है यह गरीबी माप से संबंधित है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर 1 लाख हो जाएगा। और यह दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह शुरू किया गया है। अंतर्जातीय विवाह, और इसी के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाता है, और भारत सरकार की तरफ से जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में अंबेडकर फाउंडेशन के तहत 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। 2.5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो अंतर्जातीय परिषद का सदस्य होता है प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, मगर राज्यपाल नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद का जो है वास्तविक नाम विभू शरण प्रसाद था। क्या नाम था? विभू शरण प्रसाद। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह क्लोरोफिल से होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश का होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो यह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और भारत का सर्वप्रथम या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जिम कॉर्बेट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। यह कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ में है। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है यह CO2 गैस से होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? तो पृथ्वी के वातावरण में तापमान के लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में तापमान के लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है यह जीन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जीन। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। और आनुवंशिकता की सर्वप्रथम जानकारी जो है यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसीलिए इसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? शरीर से किस में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दायां निलय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दायां निलय। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है तो प्रारंभिक खाद्य सब्जी है, फल है, अनाज है, मगर दूध नहीं है, यानी दूध नहीं है। इसका राइट आंसर ए से हो जाएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान 50 हर्ट्ज होता है। और भारत में जो है दिष्ट धारा का मान 0 हर्ट्ज होता है। 0 हर्ट्ज होता है। और घर में जो है जो धारा का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग का संबंध किससे है या टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मूंगफली।
और बजरा में जो होता है सफ़ेद लट रोग होता है, सफ़ेद लट रोग होता है। बाजरा में कौन सा रोग होता है? सफ़ेद लट रोग। और मक्का में कौन सा रोग होता है? मक्का में जो होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। डाउनी मिल्ड्यू रोग मक्का में होता है। लाल सड़न रोग किस में होता है? लाल सड़न रोग गन्ना में होता है। और टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड जो है यह फास्फोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड जो होता है यह फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक अम्ल होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। यह डाइबेसिक अम्ल है, डाइबेसिक एसिड या डाइबेसिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है यह विटामिन सी का नाम होता है। ए का नाम रेटिनॉल है, बी का नाम थायमिन है, सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। यानी एसिड या अम्ल एक ही है। इंग्लिश में एसिड और हिंदी में अम्ल कहा जाता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र कितना? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है, 287। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य है। जाइलम का कार्य होता है जल संवहन करना। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल संवहन करना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होता है, फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य उत्पाद का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन से भी छांट सकते हैं आप कि पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना, कौन पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का उबलना, यह भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? एटोमिसिटी कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। H2 है तो यानी 2, सल्फर का 1 हो जाएगा, या ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 1 3 और 4 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। साबुन का सह उत्पाद क्या होता है? साबुन का जो सह उत्पाद होता है वह ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन आपको बताना है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। बात सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है। मान लीजिए यहाँ आपका वजन यानी द्रव्यमान 50 kg है तो चांद पे जाके 80 नहीं न हो जाएगा। यानी भार बदलता है, भार बदलता है। भार कैसे होता है कि W बराबर होता है m गुना जी। यहाँ m मास होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, W क्या है? भार है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है भार। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो भार का भी मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहता है, न कि बढ़ जाएगा। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य कर्ण में
इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? हड्डी नहीं पाई जाती है तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस हड्डी पाई जाती है, हेमेट नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कान की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांघ की हड्डी होती है, और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा तो बराबर होगा कि अधिक होगा कि कम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अधिक। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग का अर्थ क्या होगा कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकेंगे तो वह वापस नहीं आएगा। यही होता है पलायन वेग। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो होता है वह 2.38 होता है। 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत होता है तो 24 कैरेट सोना शुद्धतम होता है। यानी 24 कैरेट में कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक में कितना हो जाएगा? 100/24, और 18 का निकालना है तो इसमें 18 से गुना हो जाएगा। 100/24 गुना 18, 18 से गुना करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 75% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सब लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहा की गैल्वेनीकरण में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जिंक धातु। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, यानी उस पर परत चढ़ा दी जाती है जिंक की। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो कुत्ता को भेजा गया था। उस कुत्ता का क्या नाम था? लाइका था। क्या नाम था? लाइका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? तो यह निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा कहाँ गमन? ध्वनि की चाल जो होती है वह सबसे अधिक ठोस में होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है। उसके बाद द्रव में होती है। उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। या कह सकते हैं सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है कि किताब में हमेशा क्या होता है? तो किताब होगा तो उसमें सबसे पहले पृष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पृष्ठ। यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहाँ से 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 62 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 64 का राइट आंसर जो है यह सी हो जाएगा। इसके बाद है 64 के बाद 65 नंबर है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 69 का सी हो जाएगा। 70 का बी होगा। 71 का डी होगा। 72 का बी होगा। 73 का ए होगा। 74 का ए हो जाएगा। 75 का बी होगा। 76 का ए हो जाएगा। इसके बाद है 77। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 78 का सी से हो जाएगा। 79 का सी हो जाएगा। इसके बाद है 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आता है हिंदी का प्रश्न कि महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महान है जो उत्सव उसे ही महोत्सव कहा जाता है। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ उत्सव। महा प्लस उत्सव महोत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है कि आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो होता है यह निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि है तो कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? क, ख, ग, घ, अंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आप बोल के देखिए 2 बार तो पता चल जाएगा कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि क, ख, ग, घ, अंग है। अगला क्वेश्चन है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरना। वर्ग यह भी समूह से संबंधित है। सेना जो का नाम लेते हैं यह भी सेना समूह में रहता है। सभा तो एक प्रकार का समूह ही होता है। झरना समूह नहीं होता है, यह एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है तोपची में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वैसा शब्द होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है, यानी लास्ट में लगता है, अंतिम में लगता है। और उपसर्ग वैसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, यानी पीछे लगता है। तोपची में प्रत्यय पूछाया है यानी बाद वाला, तो ची प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अर्जुन। अगला क्वेश्चन है कि आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द यानी शुरू करना होता है, पुकारना होता है, बुलाना होता है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा है तो विसर्जन हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द विरक्त होता है। अनाश्रित का आश्रित होता है। तिरोभाव का विलोम शब्द आविर्भाव होता है। अगला क्वेश्चन है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सूरज का दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजोड़ ऋषि। महर्षि कहलाता है महाजोड़ ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महाजोड़ ऋषि महर्षि। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आतताई, आतताई का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो इनमें चारों शब्द जो है यह सभी शुद्ध लिखा गया है। सब में एक ही प्रकार से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? तो इनमें सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जो पढ़ेगा वह पास होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है पूछ रहा है, तो विष्णु के अनेकों नाम है, यही गलत वाक्य है। क्या इसका सही होगा? विष्णु के अनेक नाम है, विष्णु के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास वैसा समास होता है, वह समास होता है जिनका दोनों पद प्रधान होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दीनहीन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है या अव्यय है, इसमें अव्यय पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। त्रिफला, त्रिफला क्या होता है? जिसमें गिनती होता है, जिन्हें गिन सकते हैं, वैसा शब्द वाला होता है द्विगु समास। और जिनका तीसरा अर्थ निकलता है, जिनका तीसरा अर्थ निकलता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो पीताम्बर जो है यह बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द रचयिता होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस प्रकार लिखा जाता है। समास का विलोम शब्द, समास का विलोम शब्द जो होता है व्यास होता है, और इसका समानार्थी शब्द संधि होता है, विच्छेद होता है, कृष्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में कौन सा उपसर्ग होता है? तो परि उपसर्ग होता है। परिमाप का पहले संधि विच्छेद कीजिए, परि प्लस माप, यानी परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द है, बादल का तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिद। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा? वेरिद। और एक होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि तत्सम शब्द होता क्या है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें ही तत्सम कहा जाता है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें ही तत्सम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।